नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूथ एंड इको क्लब सत्र 2023-24 दिशा निर्देश क्या है, यानी कि यूथ एंड इको क्लब की राशि आपको कितनी मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी, यूथ एंड इको क्लब का गठन किस प्रकार करना है और राशि का उपयोग किस प्रकार करना है, खर्च करना है, और कौन कौन सी गतिविधियाँ आपको विद्यालय में आयोजित करवानी है, क्लब का निर्माण किस प्रकार करना है और बोर्ड निर्माण आपको किस प्रकार करना है, तो इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ ही साथियों, मैंने जो अन्य ग्रांट्स आपको मिली है उसके भी वीडियो बनाए हैं, आप उनको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो स्कूल ग्रांट्स आपको मिलती हैं इसके भी काफ़ी सारे वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं और आगे पूरे वीडियो बना के मैं आपको स्कूल ग्रांट्स जितनी भी आपको मिली है सबकी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सदन आधारित यूथ एंड इको क्लब दिशा निर्देश 2023-24, यानी कि यूथ एंड इको क्लब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, यूथ एंड इको क्लब क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूथ क्लब के तहत बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविकास विश्वास विकसित करने तथा तनाव और बेसंकोच जैसे मानव विकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य के विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की गई है। यानी कि यूथ क्लब की स्थापना आपको अपने विद्यालय में करनी है। इको क्लब के तहत देखिए क्या करना है, तो बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी और पोषण, स्वास्थ्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य के विद्यालय में इको क्लब की स्थापना की गई है। विशेष रूप से विद्यार्थियों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की समझ विकसित की जानी है। इसके बाद देखिए, विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित पाठशाला एवं विद्यालय वाटिका किचन गार्डन को लागू करने के लिए इको क्लब पुनर्गठित करना। साथ ही बच्चों में पर्यावरण की समझ और संरक्षण के महत्व और वातावरण को स्वच्छ बनाने पर वृक्षारोपण व संरक्षण आदि कार्यों को यूथ एंड इको क्लब अंतर्गत विद्यार्थियों की भी सहभागी बनाया जाए, यानी विद्यार्थियों को भी इसमें सहभागी बनाना है। इको क्लब के गठन का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम कर जलवायु के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशील बनाना है। विश्व पर्यावरण की थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रीइमेजिनेशन, यानी कि फिर से बनाना एवं पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य से क्रियान्वित हेतु राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उष्ण व अर्ध शुष्क जलवायु में हरियाली को बनाए रखना, जल संरक्षण और वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। इसके बाद देखिए, यूथ एंड इको क्लब की प्रक्रिया क्या रहने वाली, यानी कि इसका गठन आपको किस प्रकार करना है। तो देखिए, प्रत्येक विद्यालय में यूथ एंड इको क्लब के तहत प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए यूथ एंड इको क्लब के तहत 5 सदन हाउस बनाए जाएंगे। यानी कि आपको 5 सदन हाउस बनाने हैं। इनके नाम देखिए, यहाँ पर पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि होंगे। यानी कि ये 5 नाम आपको इन सदन हाउस के रखने हैं। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 के लिए बात करें तो यूथ एंड इको क्लब के तहत 5 सदन हाउस आपको बनाए होंगे। इसके नाम भी देखिए आप, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि होंगे। यानी कि 1 से 8 में जो नाम है वही यहाँ पर 9 से 12 में है, वही नाम आपको रखने हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो देखिए, विद्यालय के संस्था प्रधान यूथ एंड इको क्लब के प्रभारी अधिकारी होंगे। संस्था प्रधान प्रभारी अधिकारी की भूमिका सहायक, मार्गदर्शक और कार्यक्रम के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विद्यालय में हाउस व्यवस्था के तहत यूथ एंड इको क्लब की गतिविधियों को संचालित करने की समझ जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को सदन हाउस का प्रभार दिया जाएगा। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सदन हाउस की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों के लिए 1 से अधिक प्रभारी शिक्षक शिक्षिकाएं बनाई जाएगी। यानी कि सदन हाउस की संख्या अधिक है तो जो कुछ सदन है उसमें आप 1 से अधिक जो प्रभार हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को दे सकते हैं। विद्यालय में सदन हाउस से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में, अगर आपके पास सदन हाउस से कम शिक्षक उपलब्ध हैं तो कुछ शिक्षकों को 1 से अधिक सदन की यानी कि प्रभारी नियुक्त किया जा सकेगा। वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शिक्षक कार्मिक को अपेक्षाकृत अधिक सदन हाउस का प्रभार दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को 5 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन हाउस के नाम से संबोधित किया जाएगा। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा की कक्षाओं के 5 सदनों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसी प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा के कक्षाओं के लिए भी 5 सदन बनाए जाएंगे। यानी कि यही प्रक्रिया प्रारंभिक माध्यमिक दोनों में
रखनी है। इसी प्रकार देखिए प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एंड इको क्लब के तहत 5 सदन हाउस कार्य करेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में यूथ एंड इको क्लब के तहत उन्हीं नाम से 5 सदन हाउस कार्य करेंगे। विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थी जिस सदन हाउस का सदस्य बनेगा, ध्यान दें, नव प्रवेशित विद्यार्थी जिस सदन हाउस का सदस्य बनेगा विद्यालय की अंतिम कक्षा तक उसी सदन हाउस का सदस्य रहेगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी प्रवेश लेता है और उसको आपने जो है वायु या कुछ और नाम दिया है, तो वह अंत में भी उसी कक्षा तक जो है उसी सदन हाउस का सदस्य रहेगा, यानी कि वही नाम उसका रहने वाला है। प्रत्येक सदन हाउस की गतिविधियों को प्रभारी शिक्षक शिक्षकों द्वारा संचालित करवाया जाएगा। प्रत्येक सदन हाउस में सभी विद्यार्थियों का स्तर समान होगा। विद्यार्थियों में वरिष्ठ और कनिष्ठ जैसी भावना विकसित नहीं करनी। सदन हाउस की गतिविधियों को संचालित करने में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा और प्रत्येक बच्चे को समान अवसर यानी कि रूप से अवसर भी प्रदान किया जाएगा। विद्यालय समय पश्चात रोटेशन के आधार पर एक अध्यापक शारीरिक शिक्षक प्रभारी के रूप में विद्यालय के समय पश्चात बच्चों के साथ खेल मैदान में उपस्थित रहकर विद्यालय के खेल मैदान, खेल संसाधन इत्यादि का उपयोग करेंगे। 5 मूल तत्व आधारित नामों में से जिस नाम तत्व से संबंधित सदन हाउस में विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है उस सदन हाउस के नाम के अनुरूप विषय पर विद्यार्थियों के लिए भाषण, निबंध लेखन, पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करवाना, साथ ही भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषयों, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, विज्ञान संकाय के विषयों, जीवन विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी आदि की सदन हाउस के नाम से साथ जोड़ते हुए विषय और प्राकृतिक मूल तत्व की महत्व और संबद्धता को समझाने का उपक्रम से विद्यार्थियों को करवाए जाएंगे, यानी कि ये सब गतिविधियां आपको करवानी हैं। सदस्य विद्यार्थी गणों को उनके नाम के अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन हाउस के नाम के परिप्रेक्ष्य में संबंध के प्रयास के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन हाउस के नाम की महत्ता बताते हुए नाम के विषयों से संबद्धता को इंटरनेट, पत्र पत्रिकाओं इत्यादि स्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वह अपने सदन के नाम को समग्र रूप से समझ सकेंगे और अन्य विषयों से संबंध कर सकेंगे। प्रत्येक सदन हाउस में यूथ एंड इको क्लब की समस्त गतिविधियां आयोजित की जाएगी। ये गतिविधियां प्रभारी शिक्षक शिक्षकों के निर्देशन में संचालित की जाएगी। समस्त विद्यार्थियों को यूथ एंड इको क्लब की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाएगा। समय समय पर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों के 5 सदन हाउस के मध्य यूथ एंड इको क्लब की गतिविधियों की प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी। यहाँ पर ध्यान दें, जो प्रतियोगिताएं आपको आयोजित करवानी है और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं माध्यमिक शिक्षा के जो विद्यार्थियों के 5 सदनों के मध्य भी आयोजित की जाएगी। यूथ एंड इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन शिविरा कैलेंडर अनुसार निर्धारित दिवसों और विद्यालय समय के पश्चात तथा अवकाश के दौरान करवाया जाएगा। यूथ एंड इको क्लब की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से बाल सभा के दौरान गतिविधि का प्रदर्शन करवाया जाएगा। विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के सम्मुख उनके सदन हाउस का नाम भी अंकित किया जाए ताकि विद्यार्थी को सदन हाउस के नाम से भी पहचाना जाए। विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन हाउस का रजिस्टर संधारित किया जाएगा। रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ एंड इको क्लब तथा सदन हाउस का नाम अंकित होगा। रजिस्टर में सदन हाउस के विद्यार्थियों के नाम और कक्षा अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि की गतिविधि अंकित की जाएगी। आयोजित की गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण और दिनांक तथा आयोजन की समय अवधि अंकित कर नोडल अधिकारी और संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। तो इस प्रकार रजिस्टर भी आपको तैयार करना है। विद्यालय अवलोकन के समय संस्था प्रधान द्वारा अवलोकन अधिकारी को यूथ एंड इको क्लब रजिस्टर का अवलोकन करवाया जाकर हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। अब गतिविधियों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यूथ क्लब की गतिविधियां, तो यूथ क्लब गतिविधियों में समस्त खेल, शारीरिक गतिविधियां जैसे कि योगा है, ड्रामा है, वाद विवाद, संगीत, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियां और रीडिंग गतिविधि इत्यादि शामिल है। विद्यालय में अनुपयोगी सामग्रियों को उपयोगी बनाने हेतु विद्यार्थियों के रचनात्मक कार्य कौशल, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस हेतु विद्यार्थियों को गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों का मार्गदर्शन और सहयोग लिया जा सकेगा। इको क्लब की गतिविधियों की बात करें तो देखिए यहाँ पर पर्यावरण में जैव विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति बच्चों में जागरूकता लाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदर्शनी, पेंटिंग, लेखन, वृक्षारोपण, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर आधारित चलचित्रों का प्रदर्शन, अभिभावक और सेवानिवृत्त और सेवारत राज्य अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, कोच, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ता का आयोजन भी किया जाएगा। सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच में सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी बच्चों की लंबाई, वजन, शारीरिक बीमारी का रिकॉर्ड विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर में संधारित किया जाएगा। विद्यालय में आयोजित सभी प्रकार
के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें से विद्यालय परिसर और कक्षों की साफ सफाई, ठोस कचरा निस्तारण, जल निकास, पानी की टंकियों की साफ सफाई सामूहिक रूप से शिक्षकों के निर्देशन में की जाएगी। सप्ताह में एक बार प्रार्थना स्थल पर सभी बच्चों की शारीरिक स्वच्छता जैसे नाखून, स्थान, सिर से बालों, दांतों, यूनिफॉर्म, जूते, मोजों इत्यादि की साफ सफाई की जाएगी। बच्चों को शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएगी। अपने आस पड़ोस के लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। जल संरक्षण के प्रति आयोजित होने वाले जल शक्ति अभियान अंतर्गत सभी विद्यालयों के इको क्लब द्वारा जल संरक्षण के प्रचार प्रसार के आयोजन भी करवाए जाएंगे। विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमताओं को पहचानने, उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विद्यालय के अनुपयोगी, निष्क्रिय और अन्य संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाकर उनकी सृजनात्मक क्षमताओं को विकसित किया जाएगा। विद्यार्थियों में शैक्षिक और मनोरंजक गतिविधियों का बढ़ावा देने के लिए विद्यालय के अनुपयोगी, निष्क्रिय सामानों का विद्यालय समय पश्चात और अवकाश दिवसों में विद्यालय के खेल मैदान, खेल उपकरण और अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाएगा, जिससे बच्चों में सृजनात्मक और संज्ञानात्मक समझ का विकास हो सके। विद्यालय में पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियां, पर्यावरण संरक्षण संबंधी वार्ताएं, निबंध प्रतियोगिताएं, रैली इत्यादि का आयोजन भी किया जाए। विद्यालय में 4 दीवारी, पर्याप्त भूमि और जल स्रोत उपलब्ध होने की स्थिति में पोषण वाटिका, फलदार पौधे और किचन गार्डन को भी लगाया जाए। विद्यालय परिसर में 200 पौधे लगाए जाने की स्थिति में संबंधित CRC संस्था प्रधान द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच या ग्राम विकास अधिकारी से अग्रिम संपर्क समन्वय स्थापित कर विद्यालय में लगाए जाने वाले पोषण वाटिका नर्सरी की समुचित सुरक्षा हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ये देखिए यहाँ पर अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना से एक श्रमिक की सेवाएं प्राप्त करने के संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायती राज द्वारा सहमति प्रदान की गई है। समस्त CRC और संस्था प्रधान संलग्न आदेश अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। यानी कि आप एक नरेगा का मजदूर अपने विद्यालय में लगवा सकते हैं जो पौधों की देखरेख में यह आपका सहयोग करें। इसके बाद देखिए, पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण संतुलन बनाने व विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिए निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक 11 जून 2021 द्वारा लागू विद्यालय वाटिका हरित विद्यालय योजना की कार्य योजना बनाकर इको क्लब में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों को सड़क पर पैदल चलने और वाहन चलाने के नियमों की जानकारी भी दी जाए। यूथ एंड इको क्लब अंतर्गत हरित विद्यालय हेतु मानक भी जो है डिसाइड किए गए हैं। देखिए, भौतिक सुविधाओं में तो विद्यालय की समस्त भौतिक सुविधाएं यथा बालक बालिकाओं हेतु पृथक सुविधाओं युक्त शौचालय, मूत्रालय, पेयजल और हाथ धुलाई व्यवस्थाएं क्रियाशील होनी चाहिए। विद्यालय के प्रवेश द्वार के समीप यूथ एंड इको क्लब युक्त संलग्न प्रारूप के अनुसार बोर्ड बना हुआ हो, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। विद्यालय में पेड़ पौधों की सुरक्षा और सुरक्षित वृक्षारोपण हेतु पूर्ण और सुरक्षित 4 दीवारी, विद्यालय में हरित जलवायु क्षेत्र ग्रीन कॉर्नर स्थापित किया जाए और जहां बच्चों द्वारा पांचों हाउस अर्थात पंच तत्वों पर नवाचार किया हो। विद्यालय में सुचारू और पर्याप्त विद्युत सुविधा की उपलब्धता हो। विद्यालय में नवाचार हेतु आवश्यक उपकरणों की किट अर्थात यानी कि बागवानी किट, कबाड़ से जुगाड़ द्वारा उपयोगी सामग्री निर्माण हेतु उपकरण और सामग्री की उपलब्धता हो। सुचारू और पर्याप्त जलयुक्त जल स्रोत एवं जल भंडारण व्यवस्था हो। विद्यालय प्रबंधन समिति का यूथ एंड इको क्लब की गतिविधियों में सहयोग और सहभागिता हो। तो इस प्रकार ये सभी जो चीज़ें हैं इनमें आप इस राशि का उपयोग भी कर सकते हैं। जिलेवार भौतिक और वित्तीय लक्ष्य की बात करें तो देखिए, 21-22 में प्रविष्ट राजकीय प्रारंभिक शिक्षा के इतने विद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के इतने विद्यालयों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को छोड़ते हुए ये बजट जारी किया गया है। तो मैं बता दूं, आपको PS में आपको 5,000 रुपये मिलेंगे और UPS में आपको 10,000 रुपये राशि मिलेगी। वहीं हम बात करें सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, तो वहाँ पर आपको 15,000 रुपये यूथ एंड इको क्लब के मिलेंगे। तो इस प्रकार 3 भागों में ये राशि आपको विद्यालयों को मिलने वाली है। यानी कि PS विद्यालय है तो 5,000 रुपये, UPS है तो 10,000 रुपये और सीनियर सेकेंडरी है तो 15,000 रुपये राशि आपके विद्यालयों को स्वीकृत की जाएगी। लेखा संबंधी बिंदु की बात करें तो देखिए, इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा और निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाकर वसूली भी की जाएगी। करें तो वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए
किए गए व्यय का निर्धारित समय अवधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाए। राशि का उपयोग गतिविधि और शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार और वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार ये राशि का उपयोग भी आपको करना है। बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उपयोगिता प्रमाण पत्र की बोर्ड की, तो देखिए यूथ एंड इको क्लब बोर्ड का प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है। विद्यालय के मुख्य द्वार पर इस प्रारूप में बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा। आपको देखना है कि ये बोर्ड इस प्रकार बनाना है, जिसकी देखिए यहाँ पर 4 फीट है और यहाँ पर अढ़ाई फीट है, यानी कि अढ़ाई बाई आपको 4 का ये बोर्ड तैयार करवाना है। उपयोगिता प्रमाण की बात करें तो इस प्रकार उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं। जो राशि आपको मिलेगी उसका व्यय आपको करना है और उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको देना है, और जिसके बिल वाउचर और रजिस्टर भी आपको संधारित करना है, और जो राशि खर्च की है उसकी आपको जो है कैश बुक भी मेंटेन करनी है। इसी प्रकार देखिए ब्लॉक का यहाँ पर जो उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया हुआ है, जिले का दिया हुआ है, तो इस प्रकार आपको ये जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र भी तैयार करना है। तो इस प्रकार जो आपको राशि मिलेगी उसका आप अपने विद्यालय की जो है यूथ एंड यूको क्लब हैं उसके सभी गतिविधियां हैं या जो उनके निर्माण में या उनके कार्यों में जो भी सामग्री चाहिए उनमें आप इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। गतिविधियां पोस्टर बनाने या जो भी आपको सामग्री चाहिए उन सब राशि इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर यूथ एंड इको क्लब को लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।